हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। पिछले हफ्ते से हमने एक सीरीज चालू की थी वीकली करंट अफेयर डिस्कशन की। ठीक है। आज उसका दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बेसिकली देखते हैं सप्ताह भर की इम्पोर्टेंट खबरों को जो नेशनल और इंटरनेशनल दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकती है। डिस्कशन करने का हमारा पैटर्न इस प्रकार से है कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूज से पूछे जा सकते हैं, उस वे में जाके हम चीजों को समझते हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे 8 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक के इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। ठीक है। वैसे तो ये एपिसोड आना था मंडे को, लेकिन कुछ कारणों से ये थोड़ा डिले हो गया है। बाकी फिर हम जैसे कोशिश करेंगे कि हर मंडे को ये एपिसोड आपको लगातार मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 18 न्यूज़ के बारे में, है ना। ये एक कंटेंट है, बेसिकली ओवरव्यू है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने जो भारत की यात्रा की है उसके बारे में हम देखेंगे। इसी प्रकार से अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति, इट्स ग्लो टाइम, तुहिन कांत पांडे बने केंद्रीय वित्त सचिव। तो इस प्रकार की कुछ खबरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो पिछले हफ्ते की सुर्खियों में रही थी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज के साथ। पहला न्यूज है हमारा अबू धाबी से। ये जो आप देख रहे हैं ये है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। नाम है इनका अल नाहयान। अब वैसे तो इनका नाम काफी लंबा है, ठीक है, इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये इनका पूरा नाम है। आप याद रख सकते हैं अल नाहयान। इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। ठीक है। तो हो सकता है इनके नाम के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, कि ये वर्तमान में कौन है। तो याद रखना है कि ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है। ये जो मीटिंग हुई थी बेसिकली ये हुई थी हैदराबाद हाउस में। कई बार व्यापम और कुछ एसएससी रेलवे के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहाँ पे मुलाकात की। तो हैदराबाद हाउस में ये बैठक हुई और ये बेसिकली भारत और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो संबंध है, द्विपक्षीय रिलेशन है, उसको मजबूत करने की दिशा में ये बेसिकली यात्रा की गई थी। तो इस न्यूज से इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है बस। अगला जो न्यूज है हमारा वो है अल्जीरिया से। अल्जीरिया के बारे में आपको पता होगा ये पूरे वर्ल्ड का 10वां सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा अल्जीरिया। ठीक है। ये मैप आप देखेंगे बेसिकली, ये है अल्जीरिया का मैप। ये विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा देश है। अगर केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा देश है तो इसलिए ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये है अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति। इनका नाम है अब्देल मजीद तेबोने। तो इमेज में जो आप देख रहे हैं ये है अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति। नए राष्ट्रपति तो हैं, साथ में इंपॉर्टेंट यह है कि लगातार दूसरी बार ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। 78 वर्ष की इनकी आयु है। वैध मत जितने डाले गए राष्ट्रपति के इलेक्शन में उनमें से 94.65% इन्होंने वोट हासिल किए हैं। वैसे ये एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? एक तो ये नाम आपको याद रखना है, अब्देल मजीद तेबोने। ये हाल ही में अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट अल्जीरिया के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो जैसा मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड का 10वां सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। एट द सेम टाइम केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। इसके अलावा ये एक अरबियन कंट्री है, एक अरब देश है ना, जो मुस्लिम बहुल वाला देश है बेसिकली। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करें तो जैसे हम इंडिया के बारे में जानते हैं कि इंडिया जो पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, तो इसी प्रकार से अल्जीरिया जो है वो पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। फ्रांस का उपनिवेश था अल्जीरिया, जिसे आजादी मिली बेसिकली 5 जुलाई 1965 को। ठीक है। बाकी इसके जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात करें तो अल्जीरिया जो है तेल की बात करें चाहे गैस की बात करें, इसके उत्पादन में काफी ज्यादा समृद्ध है। और हम देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है ये कहाँ का? अफ्रीका का। तो अफ्रीका की अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश यानी कि प्रोड्यूसर कंट्री,
वो भी कौन सा है? अल्जीरिया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अल्जीरिया के बारे में याद रखनी है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है कि अब्देल मजीद तेबोने जो है वो अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। लगातार दूसरा कार्यकाल होगा इनका ये राष्ट्रपति के तौर पे। अगला न्यूज है हमारा इट्स ग्लो टाइम। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा जो इवेंट आयोजित किया गया है, बेसिकली इट्स ग्लो टाइम इवेंट जो है वो किस कंपनी के द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है कि इट्स ग्लो टाइम इवेंट का संबंध है एप्पल कंपनी से। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। एप्पल कंपनी ने हाल ही में अपना इस साल 2024 का सबसे बड़ा इवेंट लॉन्च किया, और इस इवेंट का नाम था इट्स ग्लो टाइम। ठीक है, एप्पल कंपनी के बारे में अगर हम बात करें ना थोड़ा बेसिक की, तो एप्पल ने 2017 में आईफोन एसई के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। आईफोन की हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की। आईफोन एसई वो पहला प्रोडक्ट था एप्पल का जिसका मैन्युफैक्चर किया गया इंडिया में। और करंट में अगर आपसे पूछे अगर कि बेसिकली कितने मैन्युफैक्चरिंग जो पार्टनर्स है इंडिया में एप्पल के, तो आपको याद रखना है कि 3 जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पार्टनर है एप्पल के इंडिया में, वो 3 है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। ठीक है, ये 3 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है एप्पल के जो इंडिया में काम कर रहे हैं। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, तो बेसिकली ये 3 जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है इनके द्वारा वो की जाती है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। ठीक है, आपसे जो पूछा जा सकता है ना एग्जाम में, वो है इट्स ग्लो टाइम इवेंट के बारे में। ये पूछा जा सकता है कि किस कंपनी का इवेंट था, गूगल का था, माइक्रोसॉफ्ट का था, सैमसंग का था या फिर एप्पल का। तो याद रखना है कि एप्पल का ये इवेंट था। क्लियर है। अगला न्यूज है हमारा तुहिन कांत पांडे के बारे में। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है तुहिन कांत पांडे, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज क्योंकि हाल ही में नए केंद्रीय वित्त सचिव बने हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में सीनियर आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया है। पिछले महीने की बात करें तो टीवी सोमनाथन को क्या हुआ, टीवी सोमनाथन पहले थे केंद्रीय वित्त सचिव, लेकिन टीवी सोमनाथन का हुआ प्रमोशन और ये बने अभी कैबिनेट सचिव। ठीक है, टीवी सोमनाथन की बात करें तो ये जो पोस्ट है वो खाली हुआ वित्त सचिव का, तो इस पोस्ट पर नियुक्ति की गई है तुहिन कांत पांडे की। ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि तुहिन कांत पांडे हाल ही में नए केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन आपको व्यापम, एसएससी, रेलवे की परीक्षाओं में देखने को मिलते ही हैं, तो इस कारण से ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज है हमारा I4C के बारे में। ये I4C है क्या? तो रिसेंट में क्या हुआ है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने I4C, इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके तहत 4 नए प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, I4C, आई से हो गया इंडियन, और 4C में देखेंगे 4C आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया साइबर, दूसरा है क्राइम, तीसरा है कोऑर्डिनेशन और चौथा है सेंटर। इसलिए से शॉर्ट में कहा जाता है I4C। ठीक है, तो रिसेंट में क्या हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने I4C के तहत 4 नए प्लेटफॉर्म्स का किया है उद्घाटन। ठीक है, ये है क्या, इससे देश में साइबर अपराध से लड़ने में एक्चुअली मदद मिलने वाली है। तो जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं हमारे देश में आजकल, तो काफी ज्यादा हो गया वैसे भी। ठीक है, तो इनसे लड़ने के लिए बेसिकली इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स का गठन किया जा रहा है। तो साइबर अपराध से लड़ने में हमें इससे मदद मिलेगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जो हिंदी में कहा जा रहा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को, ठीक है, देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि I4C जो है वो किस मंत्रालय की पहल है, ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेंगे। तो याद रखना है कि साइबर अपराध से लड़ने के लिए ये बेसिकली एक इनोवेटिव, अब बात कर सकते हैं एक इनोवेशन है I4C की, और ये जो है वो गृह मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, तो ये मंत्रालय भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना की हम बात करें ना, I4C की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। साइबर क्राइम से लड़ना इसका मेन मोटिव है। क्लियर है यहां तक? तो चलते हैं फिर अपने अगले न्यूज की ओर। रिसेंट में एक बुक लॉन्च की गई,
बुक का नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। और आपसे ये पूछा जा सकता है, वैसे ही बुक का नाम पढ़ के हमें लग रहा है कि काफी अच्छा बुक है, ठीक है। तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स ये बुक का नाम है, और जिनकी ये बुक है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो बुक है सुशील कुमार शिंदे की। ये है कौन? ये वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है, ठीक है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, सुशील कुमार शिंदे। इनकी बेसिकली आत्मकथा है जिसका नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। और इसका अभी रिसेंट में दिल्ली में हुआ विमोचन, यानी कि लॉन्च किया गया, ठीक है। सुशील कुमार शिंदे की बात करें, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के ना मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और खास बात ये है कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले दलित नेता हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट शख्सियत है। इसके अलावा हम बात करें तो भारत सरकार में बतौर गृह मंत्री के तौर पे भी ये कार्य कर चुके हैं, ठीक है। इस किताब में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका, उनके बयानों, जो विवाद हुए हैं, और 2008 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में कैसे वो अपने ही पार्टी के लोगों के कारण से जो साजिश रची गई उसके चलते पिछड़ गए, तो कई सारी ऐसी जो घटनाएं हैं उनके बारे में उन्होंने 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स की इस बुक में चर्चा की है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है ना, इनका नाम आपको याद रखना है, सुशील कुमार शिंदे, उनकी ये बुक है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। और अगला जो न्यूज है वो है सेमीकॉन इंडिया 2024 के बारे में। पिछले हफ्ते का अगर करंट अफेयर का वीडियो आपने देखा होगा तो हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर का, बेसिकली सेमीकंडक्टर के लिए समझौता हुआ है भारत का। किस देश के साथ? तो सिंगापुर के साथ। यहाँ पे अगेन हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड न्यूज है। सेमीकंडक्टर जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में, ठीक है। तो सेमीकॉन इंडिया 2024, इसका हाल ही में बेसिकली एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये प्लेस का नाम आपको याद रखना है, ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की है, ठीक है। इसमें होगा क्या, इस प्रदर्शनी में दुनिया भर की जो लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो हिस्सा ले रही है अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पूछा ये जा सकता है कि हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, किस शहर में किया गया, तो याद रखना है ग्रेटर नोएडा में। क्लियर है? उद्घाटन इसका किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें ना, तो सेमीकंडक्टर चिप्स है जो है वो सिलिकॉन से बनी होती है, ये तो आपको पता ही होगा बेसिक, ठीक है। और ये करती क्या है, ये सर्किट में बिजली नियंत्रित करने का काम करती है। और आज की डेट में सेमीकंडक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है अलग अलग देशों के साथ समझौता कर रहे हैं ताकि सेमीकंडक्टर का उत्पादन जो है वो भारत में सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। इसके यूजर्स की बात करें तो आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं लगभग लगभग सभी में सेमीकंडक्टर का यूज जो है वो किया जाता है। चाहे कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, स्मार्टफोन है ना, ये सब बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप्स पर ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात सेमीकॉन इंडिया 2024 के बारे में। लेकिन जो फैक्चुअल चीज, जो जीएस पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सेमीकंडक्टर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है ना। तो आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ताइवान। पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेमीकंडक्टर का उत्पादन होता है उसमें से 66% केवल और केवल ताइवान उत्पादित करता है, ठीक है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड नंबर पे आता है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, जो वर्ल्ड में उत्पादित किए जाने वाले सेमीकंडक्टर का 17% उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे है चाइना 8% उत्पादन के साथ। और चौथे नंबर पे पूरी दुनिया आ जाती है, पूरी दुनिया मिलकर उत्पादन करती है 9% का। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना। इसके अंतर्गत सिंगापुर भी आता है जिसके साथ भारत ने अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर के लिए समझौता किया है। पिछले हफ्ते की करंट अफेयर की न्यूज में हमने डिस्कस किया था उसे। क्लियर है? तो यहां से आपको इतनी चीजें याद रखनी, एक तो सेमीकंडक्टर के बारे में फैक्चुअल चीज कि कौन उत्पादन करता है, ठीक है, जिसे हमने यहां पे समझा। और सेमीकॉन इंडिया 2024 की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। किस शहर में उद्घाटन किया? तो याद रखना ग्रेटर नोएडा में। क्लियर है यहां तक? अपने अगले न्यूज की ओर चलें इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट जानकारी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती सामने आई है, ठीक है।
एनटीपीसी के काफी बड़ी संख्या में पद निकले हैं, है ना। और इस जो भारी भरकम वैकेंसी है, जो काफी चर्चित वैकेंसी है रेलवे की, उसकी तैयारी कराने के लिए हमारी साध्य टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो रेलवे एनटीपीसी की बात अगर करें हम, तो साध्य एक्सप्रेस जो है वो इसकी पूरी तैयारी कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसकी जो फीस है वो काफी ज्यादा कम है, 999 मात्र, ये इस कोर्स की फीस है। तो इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्थान के दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है 23 सितंबर से, तो डेट का जरूर खास ध्यान रखें। 23 सितंबर से बैच हो रही है स्टार्ट। शुल्क की बात करो तो केवल और केवल है 999 रुपए, और पूरी टीम जो है वो डेडिकेटेड है इसकी तैयारी कराने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। अगला जो न्यूज है वो है आइसलैंड से। अब वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलेंगे दो द्वीप। एक तो आपको देखने को मिल रहा है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड के बगल में आपको देखने को मिलेगा आइसलैंड। तो ये तो बात हो गई लोकेशन की कि आइसलैंड है कहाँ पे। ठीक है भाई, मेन न्यूज पे आने से पहले ये तो समझ ले कि आइसलैंड की बात हो रही, तो आइसलैंड है कहाँ पे, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अगर आप जब ग्रीनलैंड देखेंगे, ग्रीनलैंड के बगल में आपको देखने को मिलेगा आइसलैंड। ये जो आइसलैंड है ना, ये यूरोप में, हम बात कर रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है आइसलैंड, और ये यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, क्योंकि अगर आपको पता होगा ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन भी एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, और ब्रिटेन के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री की बात करें, कहां पे, यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो वो है आइसलैंड। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है रेक्याविक। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक, और ये यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। क्लियर है। अब ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि आइसलैंड में देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया। भारत का नया राजदूत आइसलैंड में कौन होगा, ये नियुक्त किया गया। तो विदेश मंत्रालय ने क्या किया है, हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया और बताया है कि आर रविंद्र, जो आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है, ये आइसलैंड में देश के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ऐसी जानकारी हमारे सामने आई। क्लियर है। आर रविंद्र की बात करें तो 1999 के बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं ये। क्लियर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत का नया राजदूत आइसलैंड में किसे नियुक्त किया गया, तो यार याद रखना है आर रविंद्र को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बाकी आइसलैंड की बात करें तो हमने जान लिया यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये, ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, कहाँ का, यूरोप का। और आधिकारिक रूप से हम बात करें तो आइसलैंड को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड। क्लियर यहां तक। तो ये था हमारा न्यूज, आपको याद रखना है आर रविंद्र के बारे में, जो देश के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं आइसलैंड में। नाउ एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट के बारे में खबर है। वेबसाइट का जो नाम है वो है शब्द.education.government.in। ये है वेबसाइट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट है, जैसे हाल ही में बेसिकली लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो लॉन्च किया गया है CSTT के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। CSTT ने हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च किया है, वेबसाइट का नाम है शब्द.education.government.in। ये वेबसाइट क्या करेगी, ये वेबसाइट जो है ना, 22 जो आधिकारिक हमारी भारतीय भाषाएं हैं उसमें टेक्निकल शब्द प्रोवाइड करेगी। बोलने का मतलब ये है कि चिकित्सा संबंधी शब्द की बात करें या इंजीनियरिंग संबंधी शब्दों की बात करें जो काफी ज्यादा टेक्निकल होते हैं, तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो शब्दकोश है उनको भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। जो 22 आधिकारिक भारतीय भाषाएं हैं उसमें जो टेक्निकल शब्द है, चाहे वो टेक्निकल शब्द चिकित्सा रिलेटेड हो या इंजीनियरिंग रिलेटेड हो या फिर अन्य कोई फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल शब्द है, उनका जो बेसिकली अर्थ है उसे 22 भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाएगा। कहां पे प्रदान किया जाएगा, किस वेबसाइट में प्रदान किया जाएगा, तो ये वेबसाइट आपको याद रखना शब्द.education.government.in। क्लियर है। इसके बारे में हो सकता है आपसे पूछा जाए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है CSTT यानी कि कमीशन
फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना जो है, जिसने अभी इस वेबसाइट को लॉन्च किया है, वो की गई थी 1961 में, है ना। पर्पस क्या था? वैज्ञानिक और टेक्निकल जो शब्द हैं उनको हिंदी और जो प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं उसमें विकसित करने और परिभाषित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। हम बात करें सीएसटीटी की। जो इंपॉर्टेंट चीज है सीएसटीटी के बारे में जो पूछा जा सकता है, दो इंपॉर्टेंट त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है सीएसटीटी के द्वारा। एक है विज्ञान गरिमा सिंधु और दूसरा है ज्ञान गरिमा सिंधु। ये दो पत्रिकाएं हैं, ये त्रैमासिक पत्रिका है जिनका प्रकाशन सीएसटीटी के द्वारा किया जाता है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विज्ञान गरिमा सिंधु का प्रकाशन किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है सीएसटीटी, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और हाल ही में सीएसटीटी ने क्या किया है, एक नया वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज है आपको याद रखनी चाहिए। अगला न्यूज है हमारा स्पेस एक्स के रिगार्डिंग। स्पेस एक्स कंपनी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, एलोन मस्क की एक कंपनी है और इसने हाल ही में एक नया मिशन लॉन्च किया है। मिशन का नाम है पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है, एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया है। और ये मिशन अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि यह दुनिया की पहली और प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन है। ठीक है, बेसिकली इस मिशन में गए हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, 4 में से 2 जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने कुछ इस प्रकार से स्पेस वॉक किया, मतलब अपने स्पेसशिप से बाहर निकल के वॉक किया। ठीक है, तो इस मिशन के बारे में याद रखना है, पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन है, नाम है पोलारिस डॉन मिशन। किसका है मिशन ये पूछा जा सकता है, नासा का है, इसरो का है या किसी और का है? तो भाई किसी का नहीं है, स्पेस एक्स का है। ठीक है, दूसरी बात जो है, इस मिशन को लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो रॉकेट के द्वारा किया जाएगा। तो रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट, जिसके द्वारा पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है। तो हो सकता है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, रॉकेट के बारे में। तो फॉल्कन 9 के बारे में याद रखना है। और जैसा मैंने बताया कि इस मिशन में गए थे बेसिकली 4 एस्ट्रोनॉट। ठीक है, और 4 में से जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने स्पेस वॉक किया है। लगभग 10 मिनट के लिए वो अपने स्पेस शिप से बाहर निकल के बेसिकली, अब वॉक तो चल तो पाएंगे नहीं ना, अब हम शब्द तो यूज करते हैं स्पेस वॉक। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार से स्पेस शिप से बाहर निकलकर स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। पहला प्राइवेट मिशन है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है उनमें से एक तो मिशन कमांडर ही थे, जेरेड आइजैक मैन, और दूसरे जो थे वो मिशन की बात करें स्पेशलिस्ट थे जिनका नाम है सारा गिलिस। और लगभग 10 मिनट के करीब इन्होंने स्पेस वॉक किया। और अगर ऊंचाई की बात करें ना तो पृथ्वी से लगभग 700 किलोमीटर ऊपर थे ये जब ये स्पेस वॉक कर रहे थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस तो दिखेगा नहीं बट इमेजिन कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेस एक्स के मिशन के बारे में। नाम याद रखना है पोलारिस डॉन मिशन, किस एजेंसी के द्वारा संपन्न किया गया हाल ही में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो स्पेस एक्स से याद रखना है। क्लियर है, नासा लगा के मत आ जाना एग्जाम में। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो है सीताराम येचुरी के बारे में। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ये है कौन। ठीक है, तो याद रखना है ये है कौन। ये पहले तो पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए सांसद भी चुने गए थे। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट की हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, इस पार्टी के थे ये महासचिव। क्लियर है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के ये महासचिव थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनकी आयु थी 72 वर्ष। जो इंपॉर्टेंट है इस न्यूज के रिगार्डिंग वो ये है कि ये थे कौन, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये महासचिव थे। क्लियर है, 2015 में बेसिकली सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव चुने गए थे। ये 5वें क्रम में थे जब चुने गए तो, और इसके बाद फिर 2018 में भी चुने गए महासचिव, 2022 में भी चुने गए। ठीक है, तो कितने बार चुने गए, कब कब चुने गए, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे ये महासचिव। अगला न्यूज है हमारा पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीएम ई ड्राइव स्कीम किससे संबंधित है।
चार आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो याद रखना भाई, पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है वो बेसिकली, अब ई ड्राइव से आप गेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है बेसिकली ये। तो देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग की है। ठीक है, ताकि बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उनकी सप्लाई को, उनके यूज को बढ़ाया जा सके भारत में। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की बात करें, इवन इलेक्ट्रिक ट्रक की बात करें, है ना, और जो अन्य जो दूसरे उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करने का प्लान कर रही है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं की जा रही है वो की किसके अंतर्गत जा रही है, पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत। तो इस न्यूज से ना, छोटा सा न्यूज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किससे संबंधित है ना। तो याद रखना है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या उनके यूज की बात करें या उनको प्रमोट करने की बात करें, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर, और अगला जो न्यूज है वो है मौसम से संबंधित। ठीक है, ये भयानक जो चक्रवात आपको दिख रहा है, ये चक्रवात जब आ रहा है तो बता के तो आ नहीं रहा ना, हमें पता करना जरूरी है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या किया गया है, एक मिशन मौसम लॉन्च किया गया है बेसिकली। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है, और इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, इसके लिए 2 वर्षों में पहली बात तो 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया इस मिशन के रिगार्डिंग। ये मिशन करेगा क्या, ये मिशन बताएगा हमें कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं उनकी सटीक जानकारी प्रोवाइड करने का काम करेगा। आज भी ऐसा नहीं है कि मौसम संबंधी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, तो इसी कारण से हम मौसम की भी और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि अगर कुछ डिसास्टर होने वाला है तो उसकी समय से पहले ही हमें सूचना प्राप्त हो सके। तो इस कारण से हाल ही में मिशन मौसम लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और इसका नाम हम, मतलब इसका जो काम है इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, मौसम संबंधी घटनाओं की सटीक जानकारी देना, ताकि उससे निपटने के प्रभावी उपाय किए जा सके और नुकसान से बचा जा सके। आपसे जो पूछा जा सकता है एग्जाम में वो ये है कि मिशन मौसम जो है ना, वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो याद रखना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये जो मंत्रालय है इस मिशन को लागू करने वाली प्रमुख संस्था है। क्लियर है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मिशन मौसम को संचालित किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला जो न्यूज है हमारा वो है अंडमान एंड निकोबार से। लोकेशन आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन अब जो पोर्ट ब्लेयर है ना, उसका नाम भारत सरकार ने बदल दिया है। तो ये न्यूज काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो वो यही है। क्लियर है, तो भारत सरकार ने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का जो है वो नाम बदल दिया है, और जो नया नाम है वो है श्री विजयपुरम। तो अब पोर्ट ब्लेयर नहीं कहेंगे हम इसे, अब कहेंगे श्री विजयपुरम। ये वही स्थान है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। तो ये तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। क्लियर, ये वो स्थान है पोर्ट ब्लेयर की हम बात करें जहां पे सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें अभी तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया श्री विजयपुरम। 2018 की बात करें तो अंडमान निकोबार के 3 जो द्वीप हैं जिनका पहले नाम हुआ करता था हैवलॉक द्वीप, इसके अलावा नील द्वीप और एक था रॉस द्वीप, इनके भी नाम बदले गए थे 2018 में। तो ये भी ना एक बार फिर से न्यूज में आ जाता है 2018 में। तो इस पर मतलब 2018 के बाद 19 और 20 में जो एग्जाम हुए
उनमें काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए। और अब पोर्ट ब्लेयर की राजधानी का नाम बदला गया है, श्रीविजयपुरम किया गया। तो केवल यही इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता आज की डेट में, ये द्वीप, इनके भी जो नाम बदले गए हैं वो आपको फिर से एक बार मेमोराइज करने जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यहां से भी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। तो हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज किया गया था 2018 में, और नाम चेंज करके किया गया था स्वराज द्वीप। इसी प्रकार से नील द्वीप का जो नाम है वो चेंज करके किया गया था शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम चेंज करके किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, और ये किया गया था 2018 में। क्लियर है? अभी क्या किया गया, राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम बदल दिया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर, और अगले न्यूज़ की ओर जाएं उससे पहले हमारी संस्थान की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। वैसे तो हमारी संस्थान कई सारे कोर्स संचालित कर रही है, चाहे सीजीपीएससी की बात करें, व्यापम की बात करें। और व्यापम में भी अगर आप देखेंगे तो दो इम्पॉर्टेंट वैकेंसी, एक तो प्रयोगशाला परिचारक की अभी वर्तमान में हमको देखने को मिल रही है, और व्यापम की एक अन्य जो संभावित जो वैकेंसी है, वो सबसे बड़ी वैकेंसी राज्य की होने वाली, वो तो शिक्षक भर्ती की है। और शिक्षक भर्ती की वैकेंसी है तो सीजी टेट या सी टेट क्लियर करना उसके लिए अनिवार्य है। तो हमारी संस्थान सी टेट और अभी वर्तमान में जो हाल ही में नवंबर में प्रयोगशाला परिचारक की जो भर्ती संभावित है, ये दोनों के लिए हमारी संस्थान प्रयास कर रही है, अथक प्रयास कर रही है। पूरी की पूरी जो टीम है वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, ठीक है। और इन दोनों जो प्रमुख कोर्स है, इनके लिए हमारी टीम जो है वो एक संपूर्ण बैच लेकर आ रही है, और उसकी जो प्राइस है वो केवल और केवल 1499, 1500 रुपए से भी कम, ठीक है, या 1500 रुपए आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये दो बैच अलग अलग आपको मिल जाएंगे। प्रयोगशाला परिचारक का अगर आपको बैच चाहिए तो 1499 में आपको मिल जाएगा वो। और अगर आप सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, इसकी तो डेट भी आ गई है ना, 1 दिसंबर को इसकी परीक्षा होने वाली है इसी साल 2024 में। तो सी टेट की बैच अगर आप चाहते हैं तो 1499 में इसका सेपरेट बैच आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं तो 1499 में आप इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां हमारी पूरी टीम जो है वो काफी ज्यादा सटीक तरीके से तैयारी करा रही है। तो चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। अगला जो न्यूज है वो है डिफेंस एविएशन एक्सपो के बारे में। हमारे जो केंद्रीय, बेसिकली बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने क्या किया अभी हाल ही में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर, जो आपको राजस्थान में मिलेगा, वहां पर 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस डिफेंस एविएशन एक्सपो में हो क्या रहा है, इसमें स्वदेशी हथियार की बात करें और नई टेक्नोलॉजी की बात करें, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। क्लियर है? जैसे कि आपने ऑटो एक्सपो सुना होगा जिसमें गाड़ियों की प्रदर्शनी होती है, ठीक है, उसी प्रकार से ये डिफेंस एविएशन एक्सपो है। ठीक है, जहां पर डिफेंस से संबंधित स्वदेशी हथियार की बात करें चाहे नई टेक्नोलॉजी की बात करें, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, आपसे ये पूछा जा सकता है ना, डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। दूसरी बात, कहां पे किया गया, तो जोधपुर, याद रखना है, जोधपुर राजस्थान में। अगर राज्य पूछे तो राजस्थान, राज्य में भी पर्टिकुलरली जगह की बात करें तो फिर जोधपुर। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया में कि इंडियन एयर फोर्स ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज संचालित की है। ये पहली बार है जब इंडिया ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज संचालित की है। हम एयर फोर्स की बात कर रहे हैं, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है तरंग शक्ति। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज पहली बार है जब इंडियन फोर्स ने, एयर फोर्स ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज संचालित की है। इसमें हम बात करें तो 7 प्रमुख देशों ने हिस्सा लिया है। देशों के नाम आपसे पूछे जाएं इसकी संभावना काफी कम है, बट हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता पूछ ले तो। ठीक है, तो 7 जिन देशों ने हिस्सा लिया है तरंग शक्ति एक्सरसाइज में, वो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई, और लास्ट में है ग्रीस। तो ये 7 देश है जिन्होंने एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति, भारत में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये तो 7 देश हो गए। 8वें देश की अगर बात करें, मतलब 8वां ऐसा कोई परमानेंट देश नहीं है, ऑब्जर्वर कंट्री की हम बात करें तो वो था बांग्लादेश।
तो उसके बारे में पूछा जाए, इसकी संभावना ना के बराबर है। तरंग शक्ति के बारे में याद रखना है। दूसरी बात जो है डिफेंस एविएशन एक्सपो के बारे में याद रखना है कि शुभारंभ किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, और कहां पे किया गया, तो जोधपुर राजस्थान में किया गया। अगला जो न्यूज है ना हमारा, वो है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। और मंकी पॉक्स पहले कहा जाता था, आजकल इसे कहा जाता है एम पॉक्स। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। मंकी पॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन जो है वो WHO ने घोषित कर दी है। तो वैक्सीन का नाम आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स यानी कि एम पॉक्स के लिए पहली वैक्सीन को लॉन्च किया है या घोषित किया है। वैक्सीन का नाम है MVABN। ठीक है, तो MVABN वैक्सीन ये मंकी पॉक्स से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। दूसरी बात जो ये है कि ये जो वैक्सीन है ना, ये 18 साल से ऊपर की आयु वाले लोगों के लिए ही है। ठीक है, 18 साल से कम लोगों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, उनके लिए बनाया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। MVABN किसकी वैक्सीन है, तो एम पॉक्स की या मंकी पॉक्स की वैक्सीन है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई कर दिया है। और कुछ देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और यूके, ठीक है, इन्होंने इस वैक्सीन को अप्रूव भी कर दिया है अपने यहाँ यूज करने के लिए। एम पॉक्स की बात करें तो ये मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। आपने इसके बारे में हाल के दिनों में काफी सुना ही होगा, जैसे कि इंडिया में केरल से काफी ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले जो है वो सामने आ रहे थे। ठीक है, तो इस कारण से कोविड-19 के बाद एक बार फिर से चिंता का विषय बन गया था कि क्या मंकी पॉक्स भी कोविड-19 के जैसे महामारी फैला सकता है। तो फिलहाल तो ऐसी सूचनाएं जो है प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन ये भी जो वायरस है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव नेचर का है, काफी तेजी से फैलने वाला ये वायरस है। इसके कुछ प्रमुख लक्षणों की बात करें तो उसमें बुखार शामिल है, सिर दर्द, सूजन, मांसपेशियों में दर्द, और जो प्रमुख है वो है शरीर पर चकत्ते आना। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है मंकी पॉक्स के। मंकी पॉक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा फैक्चुअल चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जो मंकी पॉक्स के बारे में फैक्चुअल चीज है, उसके बारे में ना, कौन बनेगा करोड़पति, KBC, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मंकी पॉक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि पहली बात तो आप, क्योंकि नाम में इसके मंकी है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि बंदर से फैलता है। ठीक है, इसका नाम मंकी पॉक्स इसलिए रखा गया क्योंकि पहली बार इस वायरस की जो खोज है ना वो बंदरों में की गई थी। तो बंदरों में की गई थी, इसलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। लेकिन बंदरों के कारण से ये फैलती है या बंदर इस वायरस के प्रमुख स्रोत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बंदर इस वायरस के प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार बंदरों में खोजा गया था इस वायरस को, लेकिन ये बंदर के द्वारा इसका जो बेसिकली निर्माण है या बंदर के शरीर में ये निर्मित नहीं हुए हैं। ये बंदर के शरीर में कहीं और से आए हैं, लेकिन कहां से आए हैं अभी तक साइंटिस्ट जो है इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। क्लियर, तो ये याद रखना। तो मंकी पॉक्स जो है ना, ये कुछ घने घने जंगल आप देख रहे हैं, ऐसे घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अफ्रीका में भी बेसिकली मध्य और पश्चिमी जो अफ्रीका है, वहां के जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में आपको ऐसे जंगल, घने घने बड़े बड़े जंगल देखने को मिलेंगे। और यहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली अगर ह्यूमन की बात करें, मनुष्यों में, तो मनुष्यों में मंकी पॉक्स का जो सबसे पहला जो मामला है वो 1970 में आया। कहां से, कौन से देश से, तो कांगो से। ठीक है, तो मंकी पॉक्स के मामले पहली बार इंसानों में देखे गए कांगो में। ये कांगो आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में, जहां पे ऐसे बड़े बड़े घने घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। 1970 की बात है जब मनुष्यों में पहली बार मंकी पॉक्स का मामला जो है वो दर्ज किया गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पहली बार अगर हम बात करें तो इस वायरस की खोज की गई थी बंदर में। ये तो हम बात की इंसानों की, तो बंदर में तो भाई 1970 से पहले खोज की जा चुकी थी। ईयर है 1958। 1958 में क्या हुआ कि मंकी पॉक्स की पहचान पहली बार 1958 में कोपेनहेगन, जो बेसिकली डेनमार्क की कैपिटल है, तो डेनमार्क यहां पर प्रयोगशाला में बंदरों में पहली बार मंकी पॉक्स वायरस की क्या की गई, खोज की गई। क्लियर है।
और यही जो फैक्ट है ना, इसके बारे में पूछा जा चुका है केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में। तो कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछा जा ही सकता है। और वैसे भी मंकी पॉक्स अभी हाल में काफी न्यूज में चल रहा है, केरल में इसके काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जो फैक्चुअल जो चीजें हैं ये भी आपको याद रखनी चाहिए। बंदर में सबसे पहली बार खोजा गया 1958 में कोपेनहेगन डेनमार्क की एक लेबोरेटरी में। और इंसानों में बात करें तो 1970 में देश का नाम है कांगो, वहां पे खोजा गया पहली बार जब इंसानों में ऐसा मामला देखने को मिला। क्लियर है, नाम में जरूर मंकी है, लेकिन मंकी यानी कि बंदर जो इस वायरस के प्राकृतिक स्रोत नहीं है, क्योंकि बंदरों में ये वायरस कहां से आया इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अगला न्यूज है हमारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान से संबंधित। तो हाल ही में क्या हुआ है, गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की एक बैठक संपन्न हुई है। और इस बैठक में भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र, जिससे शॉर्ट में हम इंग्लिश में कहते हैं IIMDRC, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, इसकी स्थापना करने का प्लान जो है वो किया गया। तो गोवा में बैठक हुई अभी, ठीक है, और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि IIMDRC की स्थापना की जानी चाहिए। ये करेगा क्या, IIMDRC जो है वो समुद्री विवाद से निपटारे के लिए एक विशेष मंच के रूप में काम करेगा, तो इसलिए इसकी स्थापना करेंगे। और स्थापना करेंगे इस बैठक में प्लान किया गया। बैठक कहाँ पे हुआ, गोवा में हुआ। लेकिन इतनी चीजें हमारे लिए एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, IIMDRC ये है क्या, इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, ये फुल फॉर्म है IIMDRC। ठीक है, ये काम क्या करेगा, तो ये काम करेगा समुद्री विवादों से निपटारे के लिए एक विशेष मंच। समुद्री जो विवाद है, चाहे शिप्स की बात करें या क्षेत्राधिकार की बात करें, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी विवाद हो रहे हैं तो उनका निपटारा कौन करेगा, तो उनका निपटारा करेगा IIMDRC, सॉरी IIMRDC। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो होने वाला है मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना जो है वो की जाएगी। क्लियर है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला जो न्यूज है हमारा वो है भारतीय लाइट टैंक जोरावर के बारे में। और ये हमारे वीकली करंट अफेयर के आज के सेशन का अंतिम न्यूज है। तो जोरावर के बारे में आपको याद रखना है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, ठीक है, इसने क्या किया, हाल ही में भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है। जोरावर जो है वो एक लाइट टैंक है। लाइट टैंक बोलने का मतलब हल्का टैंक है। हल्का टैंक उसे हम कहते हैं जिसका जो वजन है ना वो 25 टन से होता है कम। तो 25 टन से कम वजनी टैंक को लाइट टैंक के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। और ये जो जोरावर है इसका सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। ये लाइट टैंक है, ठीक है, तो ये याद रखना है। जोरावर को बनाया किसके द्वारा गया है, तो लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के सहयोग से DRDO की एक यूनिट है, ठीक है, जिसने इसका निर्माण किया है। तो DRDO की यूनिट का नाम क्या है, लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। ये वो यूनिट है जिसने बेसिकली जोरावर का निर्माण किया है। और ये अकेले निर्माण नहीं कर पाई है, इसलिए इसने लिया है सहयोग। किसका सहयोग लिया है, लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड कंपनी का। क्लियर है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। ये है क्या, बेसिकली क्या कर रहा है, लाइट टैंक है, हमने इतना तो जान लिया। जोरावर के सब सिस्टम को डेवलप करने में विभिन्न भारतीय उद्योगों, जिनमें सूक्ष्म उद्योग की बात करें, लघु उद्योग की बात करें, मध्यम उद्योग की बात करें, इन्होंने खास तौर पर योगदान दिया है। अब इस योगदान से हमारे लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि इससे देश में ही हम देख पा रहे हैं कि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं की ताकत को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो बेसिकली टैंक है, मिसाइल है, इनके निर्माण में। ये प्रमुख बात है हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। अब प्रमुख जो हथियार है, प्रमुख जो टैंक है, अगर हम कैपेबल होते जाएंगे धीरे धीरे तो हमें विदेशों से आयात नहीं करना पड़ेगा ना चीजों को, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रमुख बातें हैं, अच्छी बातें हैं जो। तो DRDO की बेसिकली एक यूनिट है, लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान।
इसने लाइट टैंक जोरावर का निर्माण किया है। सहायता ली गई है एक फॉरेन कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड का। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा जो इसके सब सिस्टम है उनका निर्माण करने के लिए जो प्रमुख उद्योग है भारत की, उन्होंने भी इसमें काफी योगदान दिया है। तो ये थी आज की हमारी बेसिकली करंट डिस्कशन का ये पूरा वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और चैनल पे इसी तरह के अगर आप कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने इस वीकली करंट अफेयर्स सीरीज के अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।